प्यारे बच्चों, सेठ सेल हिंदी हाई स्कूल लर्निंग प्रोग्राम में मैं पंकज तोमर कक्षा 9th में पाठ 9 बल और गति के नियम इसके बारे में बताना चाहता हूँ। पिछले अध्याय में जैसे कि हमने पाठ 8 पढ़ा था, उसमें सरल रेखा में वस्तु गति करती थी और उसके वेग और त्वरण के आधार पर वस्तु का वर्णन किया गया था। सरल रेखा में वस्तु गति करती है, उसका वेग था और त्वरण था, इसके आधार पर उसका वर्णन किया गया था। लेकिन ऐसा देखा गया कि कभी एक रूपता होती है तो कभी नहीं, कभी कभी गति समान होती है, कभी कभी गति समान नहीं होती। लेकिन अभी हमने चर्चा नहीं की गति का क्या कारण होता है। गति का क्या कारण है, यानी ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो बिना गति के चलती हो या अपना स्वभाव बदलती हो। अध्याय में हमें ऐसी जिज्ञासा को प्राप्त करेंगे जो सदियों से गति और इसके कारणों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझा रखा है। जैसे फर्श पर रखी एक गेंद को धीमे से ठोकर लगाने पर वह हमेशा के लिए गतिशील नहीं होती है, थोड़ी दूर तक चलेगी, फिर उसके बाद अपनी एक अवस्था में जाकर रुक जाएगी। कि वस्तु की ब्रह्मावस्था ही उसकी स्वाभाविक अवस्था है। ऐसा मान्यता है कि जब तक बनी रहेगी जब तक गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने वस्तुओं की गति के बारे में एक पूर्णतः भिन्न संकल्पना प्रस्तुत की है। जैसे हम किसी वस्तु को ठोकर मारें या खींचें या धक्का लगाएं तो उसमें गति चलती रहती है। अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है। जैसे कि कोई वस्तु है, यदि हमको उसको चलाना है तो हमको उसमें कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा, धक्का मारना पड़ेगा, ठोकर मारनी पड़ेगी या फिर बल का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसा ही उसको रोकने के लिए वही करना पड़ेगा, उसमें बल का उपयोग करना पड़ेगा। जब तक हम ये शारीरिक प्रयास नहीं करेंगे तब तक ना तो वस्तु की कोई अवस्था बदलेगी। यदि वस्तु गति की अवस्था में लाने के लिए और वस्तु से हम उसे खींचने के लिए धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। खींचने, धकेलने या ठोकर लगाने की इस प्रक्रिया में बल की अवधारणा आधारित होती है। यानी हम किसी वस्तु को गति में लाने के लिए या तो खींचेंगे या ठोकर मारेंगे या धकेलेंगे, तो ये सब प्रक्रियाएं करने में हमको बल की आवश्यकता पड़ती है। बल से क्या होता है, यानी बल से उस वस्तु में ना तो किसी ने देखा है, ना किसी ने कहा है, ना किसी ने चखा है, ना ही किसी ने महसूस किया है। बल का प्रभाव हम देखते या महसूस करते नहीं है, किसी वस्तु पर लगाने पर क्या होता है वो हम देख सकते हैं। यानी बल का प्रभाव ना तो किसी ने देखा है, ना किसी ने चखा है, ना किसी ने महसूस किया है। लेकिन हम बल को किसी वस्तु पर लगाएं तो उस वस्तु में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो गतिशील हो जाएगी और गतिशील अवस्था में है तो विराम अवस्था में आ जाएगी। ये बल का प्रभाव है किसी भी वस्तु के ऊपर। जैसे कि इस चित्र में दिया गया है, एक बच्चा ट्रॉली को धकेल रहा है और ड्रॉवर अपनी ओर खींचते हैं, यानी उसको खींचना बोलते हैं, और किसी को दूसरी ओर भेजना उसको धकेलना बोलते हैं। और फिर नीचे हॉकी स्टिक से गेंद को आगे की ओर ठोकर मारना पैर से मार सकते हैं, बॉल से मार सकते, बैट से मार सकते हैं, ठोकर मारना होता है। ये ठोकर मारना होता है। ऐसे ही हमने 8वीं में पढ़ा था कि परिणाम बदलते हैं, वस्तु में वेग का परिणाम बदलते हैं। वस्तु की गति को धीमा या तेज करने के लिए उसमें दिशा भी बदलने का बल का प्रयोग होता है। वस्तु के वेग में के परिणाम बदलते हैं, या तो वस्तु गति में होगी तो उसको रोकने के लिए, या रुकी होगी तो गति में लाने के लिए उसकी दिशा के साथ साथ बल का प्रयोग होता है। जैसे कि हम कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग अपनी मूल अवस्था में है, जैसे ही हम उस स्प्रिंग को खींचेंगे तो खींचने पर वो उसकी अवस्था बदल जाएगी, और जैसे ही वापस छोड़ेंगे स्प्रिंग को तो अपनी प्रारंभिक या मूल अवस्था में वापस आ जाएगी। बल से क्या होगा, उसका तनाव बढ़ जाएगा तो उसका
आकार और विस्तार बढ़ जाएगा। जैसे हम उसको छोड़ देंगे तो वो अपने मूल आकार में और अपना जो मूल विस्तार था उसमें आ जाएगी। ऐसे गुब्बारा होता है, गुब्बारे को यदि हम दबाएं तो उसका आकार बदल जाएगा, बल का प्रयोग कर रहे हैं। यदि गुब्बारे को हम दबाएं नहीं, छोड़ दें वैसे, तो जिस आकार में था उस आकार में हो जाएगा। जैसे एक बॉल है, बॉल गोल होती है, जैसे ही गोल बॉल को दबाएंगे तो बॉल हमेशा अंडाकार में हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ही होता है संतुलित और असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है, जैसे कि ये चित्र में दर्शाया जा रहा है। संतुलित बल का मतलब होता है जितना बल वस्तु को खींचने में लग रहा है उतना ही वस्तु उसको अपनी ओर खींचने में लगती है। जैसे कि हम धागे के अनुसार एक बस बता सकते हैं कि टेबल पर एक रखी हुई वस्तु, टेबल पर रखी हुई एक वस्तु है, उसमें एक साइड में 2 किलो वजन टांग लगा दिया और एक साइड में 1 किलो वजन लगा दिया, तो ये असंतुलित बल हो जाएगा। क्यों कि जिधर बल ज़्यादा होगा, वजन ज़्यादा होगा, उस तरफ वस्तु खींची जा सकती है, और जिस तरफ वजन कम होगा वो वस्तु नहीं खींच पाएगी प्रयोग। यदि उनमें 2-2 किलो वजन बराबर लगा दिया जाए तो वो वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में रहेगी, वो दोनों साइड में नहीं जाएगी, क्योंकि उसमें क्रिया प्रतिक्रिया बल दोनों साथ में लग जाएंगे। वो वस्तु अपनी जगह से कहीं नहीं जाएगी। जिधर बल कम हो जाएगा उधर की ओर वस्तु खिसकना प्रारंभ कर देगी। तो संतुलित और ये असंतुलित बल हैं, इनको हम चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ये चित्र दिया है, इसमें दोनों एक धक्का मार रहा है और एक खींच रहा है, तो इसमें बल बराबर लग रहा है। ठीक है, तो यही नहीं में वस्तु नहीं जा रही है, दूसरे में भी बल बराबर लग रहा है, लेकिन तीसरे में क्या हो रहा है, एक धक्का मार रहा है, जिसमें धक्का मार रहा है वो ताकत ज़्यादा लगा रहा है, और जो खींच रहा है उसकी ताकत कम लग रही है। तो देखिए चित्र में एक साइड में एरो बड़ा है, एक साइड में एरो छोटा है, तो इसका मतलब क्या है कि बॉक्स में धक्का लग रहा है। अब ये बॉक्स कैसे होने चाहिए, खुरदरे होंगे तो बल कम लगेगा, यदि चिकना होगा तो धकेलने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये इसकी विपरीत दिशा होती है, और ये ऐसा होता है क्यों, घर्षण के कारण। घर्षण बल हमने 8 पाठ में पढ़ा था। घर्षण बल क्या होता है, जब तक कोई वस्तु गतिशील है, यदि इस वस्तु को गतिशील करने के लिए घर्षण बल की आवश्यकता होती है। घर्षण बल नहीं होगा तो वस्तु वो गतिशील नहीं हो सकती, तो वस्तु फिसल जाएगी। जैसे कि तेलीय जगह पर हम चलने का प्रयास करें, तो तेली जगह पर यदि हम चलने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि उस पर हम चल नहीं सकते, उस पर हम फिसल जाएंगे, क्योंकि हमारे पैरों में और ज़मीन के अंदर घर्षण बल होना चाहिए। यदि घर्षण बल नहीं होगा तो हम चल नहीं सकते। ऐसे ही घर्षण बल अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर सकता है। कभी भी अगर बच्चे बॉक्स को ज़्यादा और ज़्यादा जोर से धकेलते हैं तब धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है, तो वहाँ असंतुलित बल कार्य करता है, इसीलिए बक्सा खिसकने लगता है। ऐसे ही यदि हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल के पेडल मारना चलाना बंद कर दें तो साइकिल की गति धीमी हो जाएगी, और एक समय ऐसा है कि साइकिल रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, घर्षण बल के कारण। घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में लगता है, घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है, और विपरीत दिशा में लगने से क्या होगा, साइकिल की गति को धीमे धीमे कम करना प्रारंभ कर देगा, और ऐसी अवस्था प्रतीत होगी कि वस्तु गतिशील थी तो लेकिन वो विराम अवस्था में आ गई। उसमें क्या लग गया, असंतुलित बल लग गया। यदि हम लगातार पेडल मारते जाएं तो वस्तु समान वेग से गतिशील रहेगी, और जब तक उस पर बाह्य बल और घर्षण बल संतुलित होते रहेंगे तब तक वो वस्तु अपनी अवस्था में कार्य करती रहेगी। तो ऐसा क्या होता है, उसके वेग में और उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही उसके वेग में परिवर्तन होगा तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाएगा, तो उसके क्या बोलते हैं, त्वरित गति कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरित गति। तो ये सभी क्या है, संतुलित और असंतुलित बाह्य बल हैं। पहला आता है गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो क्या कहते हैं कि वस्तु की किसी अनंत तल पर, अनंत तल यानी कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर जाने पर, चित्र में दिया गया है, बाह्य बल कार्य नहीं करता है।
वस्तु एक निश्चित गति से चलती है और उन्होंने देखा कि कांच की गोली को आनत तल पर लुढ़काते हैं तो उसका वेग बढ़ जाता है, और यदि उसको ऊपर की ओर भेजते हैं तो उसमें गुरुत्वीय बल उसको नीचे की ओर खींच लेता है। नीचे नीचे पहुंचते ही एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेती है। जब यह कांच की गोली ऊपर की ओर से लुढ़कती है तब उसका वेग घटता जाता है। दोनों ओर में एक आदर्श घर्षण रहित आयत तल पर एक गोली स्थिर है। गोलियों के लिए तर्क, जब तक गोली को बाईं ओर से छोड़ा जाता है तब तक वो ढाल पर नीचे की ओर लुढ़कती जाएगी, और दाईं ओर से छोड़ा जाएगा तो वो आनत तल पर उतनी ऊंचाई तक जाएगी नहीं जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया है, क्योंकि उसका जितनी उसकी स्पीड है वो स्पीड ऊपर जाकर धीमे धीमे कम हो जाएगी। जैसे कि हम किसी ढाल वाली सतह से नीचे की ओर आवें तो हमारा जो वेग है, बॉडी जो वेग है वो बढ़ जाएगा, हमारी बॉडी आगे की ओर झुक जाएगी तो उसका वेग भी बढ़ जाएगा और हमारी बॉडी की गति भी बढ़ जाएगी। यदि हम किसी ऊंचाई वाली वस्तु पर, ऊंचाई वाली जगह पर चढ़ते हैं तो हमारा जो बॉडी का वेग है वो पीछे की ओर होता है, बॉडी का वजन जो है पीछे की ओर होता है, और हम चलने की कोशिश करते हैं आगे की ओर, जिससे हम जहाँ तक हमको चलना है वहाँ तक हम धीमे धीमे पहुँच पाते हैं और हमको चलने में समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि ऊंचाई पर चढ़ते समय घर्षण अधिक होगा और ऊपर से नीचे घर्षण कम होगा। जब ये घर्षण अधिक और कम होता है तो वहाँ घर्षण बल के कारण वस्तु धीमे धीमे ब्रह्मावस्था में आ जाएगी। ये गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो ने कब दिया था? गैलीलियो ने 1851 चिकित्सा उपाधि के लिए पीसा विश्वविद्यालय में नामांकन किया था, और माना जाता है कि उन्होंने द लैटिन बैलेंस द बैलिस्टा एक बुक लिखी थी, जिसमें क्या कहा है उन्होंने, आपेक्षिक घनत्व के बारे में बताया गया है, जिसमें विशिष्ट गुरुत्व है जो आर्किमिडीज की विधि का वर्णन करता है। उन्होंने कोई एक नया बनाने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने क्या कहा कि किसी वस्तु को यदि नया बनाने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त नहीं करना कठिन होता है। ऐसा गति विपरीत दिशा में लगाने वाले घर्षण बल के कारण ही होती है, और ये सब घर्षण बल के कारण होता है। इस प्रकार व्यवहार में गोली कुछ दूर चलने के बाद रुक जाएगी, जो घर्षण बल के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए चिकनी कांच की गोली तथा चिकने समतल का प्रयोग एवं समतल सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ का लेप किया जाना चाहिए यदि घर्षण बल कम करना है तो। यदि घर्षण बल कम नहीं करना है तो गोली धीमे धीमे एक जगह पर जाकर रुक जाएगी। न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा है कि बल और गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया, और उन्होंने 3 मौलिक नियमों का प्रस्तुत किया। किसी वस्तु को गति में वर्णित करने के लिए उन्होंने न्यूटन के गति के 3 नियम दे दिए। गति का प्रथम नियम क्या कहता है? प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तो वो वस्तु अपनी एक समान गति में चलती रहेगी। दूसरे शब्दों में क्या कहा गया है? सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विरोध ब्रह्मावस्था में रहने या एक समान वेग से गतिशील रहने प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। उन्होंने यहाँ क्या दिया? जड़त्व का नियम दे दिया, जिसे हम गति का पहला नियम कहते हैं। इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम क्या है? जैसे कैरम हम खेलते हैं तो सामने गोटियां रखी होती हैं और एक स्ट्राइकर होता है। उस स्ट्राइकर को हम धकेलते हैं। जैसे ही हम स्ट्राइकर को धकेलेंगे तो स्ट्राइकर क्या करेगा? गोटियों में जाकर पड़ेगा, और गोटियों में पड़ेगा तो गोटियां चारों बाजू बिखर जाएंगी, तो गोटियों से टकरा कर वो गोटियों के बिखर जाती है। तो जैसे ही गोटियां नीचे गिरेंगी तो वो सभी जगह बिखर जाएंगी। तो ऐसा ही जैसे कि किसी हम गाड़ी में यात्रा कर रहे हों और यात्रा करते समय हमने कई बार अनुभव किया है जड़त्व के नियम का। सीट के सापेक्ष हम ब्रह्मावस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक ना लगाई जाए। जैसे हम सीट पर बैठे हैं और सीट पर बैठे बैठे हम जा रहे हैं, जैसे ही मोटर गाड़ी में ब्रेक लगेगी तो हमको आगे की ओर धक्का लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हम गाड़ी की सीट पर ब्रह्मावस्था में बैठे हैं। गाड़ी गतिशील है लेकिन हम गाड़ी की सीट पर ब्रह्मावस्था में बैठे हैं,
और हम गाड़ी के साथ साथ चल रहे हैं, अचानक ब्रेक लगती है तो सीट के आगे वाले लगे पैनल से टकराकर हम घायल भी हो सकते हैं। तो इसलिए सुरक्षा बेल्टों का उपयोग करना चाहिए। इसके विपरीत क्या होता है, जब हम मोटर बस में खड़े होते हैं तब मोटर बस अचानक चल पड़ती है तो इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? जैसे हम स्थिर अवस्था में हैं, मोटर भी स्थिर अवस्था में, हम खड़े हैं, जैसे ही गाड़ी आगे की ओर गतिशील होगी तो हमारा जो वजन है पीछे की ओर झुक जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि मोटर अवस्था में अचानक गति आने से हमारा पैर मोटर के बस के फर्श के संपर्क में रहता है और गति में आता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गति का विरोध करता है। जैसे ही उसका विरोध करेगा तो हम पीछे की ओर झुक जाएंगे। जैसे तीक्ष्ण मोड़ हो, मोड़ के साथ साथ हमारी बॉडी भी उसी ओर झुक जाती है। जड़त्व का नियम कहता है। क्या कहता है जड़त्व का नियम? ये कहता है जैसे कांच के गिलास पर हम कागज़ रख लें और कागज़ को हम ठोकर मारें तो उसमें जो ऊपर सिक्का रखा है वो पानी के कांच के अंदर चला जाएगा। तो ये सब क्या जड़त्व का नियम है।